एडिनबर्ग केसल एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में एक ऐतिहासिक महल है। ये कैसल रॉक पर खड़ा है जो कम से कम लौह युग के बाद से मनुष्यों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। हालांकि शुरुआती निपटान की प्रकृति स्पष्ट नहीं है। कम से कम 12वीं शताब्दी में डेविड के शासनकाल के बाद से चट्टान पर एक शाही महल रहा है और यह स्थल 1633 तक एक शाही निवास बना रहा। 15वीं शताब्दी से महल की आवासीय भूमिका में गिरावट आई और 17वीं शताब्दी तक ये मुख्य रूप से एक बड़े गैरिसन के साथ सैन्य बैरकों के रूप में उपयोग किया जाता था। स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय विरासत के एक हिस्से के रूप में इसके महत्व को 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में तेजी से पहचाना गया था और पिछली 1.5 शताब्दी में विभिन्न बहाली कार्यक्रम चलाए गए हैं। स्कॉटलैंड के साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण गढ़ों में से एक रूप में एडिनबर्ग केसल 14वीं शताब्दी में स्कॉटिश स्वतंत्रता के युद्ध से लेकर 1745 के जेकोबाइट विद्रोह तक कई ऐतिहासिक संघर्षों में शामिल था। 2014 में किए गए शोध ने अपने 1100 वर्षों में 26 घेराबंदी की पहचान की। इतिहास इसे ग्रेट ब्रिटेन में सबसे घिरा हुआ स्थान और दुनिया में सबसे अधिक हमले वाले स्थानों में से एक होने का दावा करता है। वर्तमान इमारतों में से कुछ 16वीं शताब्दी के लैंग घेराबंदी से पहले की हैं, जब मध्यकालीन सुरक्षा बड़े पैमाने पर तोपखाने की बमबारी से नष्ट हो गई थी। सबसे उल्लेखनीय अपवाद 12वीं शताब्दी की शुरुआत से सेंट मार्गरेट चैपल है, जिसे एडिनबर्ग रॉयल पैलेस और 16वीं शताब्दी के शुरुआती ग्रेट हॉल में सबसे पुरानी इमारत माना जाता है। हालांकि मध्य विक्टोरियन काल से अंदरूनी बहुत बदल गए हैं। महल में स्कॉटिश राज चिन्ह भी हैं, जिन्हें स्कॉटलैंड के सम्मान के रूप में जाना जाता है और ये स्कॉटिश राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय की साइट है। ब्रिटिश सेना अभी भी महल के कुछ हिस्सों के लिए जिम्मेदार है, हालांकि इसकी उपस्थिति अब काफ़ी हद तक औपचारिक और प्रशासनिक है। कुछ महल भवनों में रेजिमेंटल संग्रहालय हैं जो एक पर्यटक आकर्षण के रूप में इसकी प्रस्तुति में योगदान करते हैं। ऐतिहासिक पर्यावरण स्कॉटलैंड की देखभाल में महल स्कॉटलैंड का सबसे अधिक और यूनाइटेड किंगडम का दूसरा सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला एक पर्यटक आकर्षण है। 2019 में 2.2 मिलियन से अधिक आगंतुकों और एडिनबर्ग में 70% से सबसे अधिक अवकाश आगंतुकों ने महल का दौरा किया। वार्षिक एडिनबर्ग महोत्सव के दौरान रॉयल एडिनबर्ग सैन्य टैटू की पृष्ठभूमि के रूप में महल विशेष रूप से एडिनबर्ग और पूरे स्कॉटलैंड का एक पहचानने योग्य प्रतीक बन गया है। इतिहास आग्नेय चट्टान घुसपैठ, जिसे अब कैसल रॉक के रूप में जाना जाता है, लाखों साल पहले ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा बनाई गई थी। ये प्लग आसपास के आधारशिला की तुलना में अंतिम हिमनद अधिकतम पर हिमनदों द्वारा कटाव के लिए अधिक प्रतिरोधी था, जिसे आज हम जानते हैं कि प्रसिद्ध रक्षात्मक साइट को छोड़कर सुरक्षात्मक महल की दीवारें उजागर आधारशिला में घुल जाती हैं, जैसे कि वे एक इकाई हों। एडिनबर्ग की बसावट के लिए शहर पर हमेशा एक सुरक्षात्मक स्मारक रहा है, इसलिए चट्टान और रक्षा हमेशा हाथ से चले गए हैं। दीन ईडदीन के स्थल के आसपास बनी बस्ती, चट्टान पर एक किला और संपन्न रोमन बस्ती, यह तब तक नहीं था जब तक कि 638 ईस्वी में एंगल्स द्वारा आक्रमण नहीं किया गया था कि चट्टान को उसके अंग्रेजी नाम से जाना जाने लगा, एडिनबर्ग। एडिनबर्ग शहर महल से बाहर निकला, जिसमें पहले घरों का निर्माण अब लॉन मार्केट कहा जाता है और फिर चट्टान की ढलान के नीचे एक एकल सड़क रॉयल माइल का निर्माण होता है। गली को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मार्ग था जो महल की यात्रा के दौरान रॉयल्टी लेती थी और कई लोग इस रास्ते पर चलते थे। यह मध्य युग में स्कॉटलैंड का प्रमुख शाही महल बन गया, एडिनबर्ग के शेरिफ के मुख्यालय के रूप में भूमिका निभाते हुए। शाही बंदूक ट्रेन के साथ सैन्य टुकड़ियों को वहां तैनात किया गया था और ताज के गहने जमा किए गए थे। यह राजा डेविड प्रथम था जिसने 1130 में सबसे पहले कुछ प्रभावशाली और दुर्जेय इमारतों का निर्माण किया था जो आज हम देखते हैं। चैपल उनकी माँ रानी मार्गरेट को समर्पित अभी भी एडिनबर्ग में सबसे पुरानी इमारत के रूप में खड़ा है। यह स्कॉटिश स्वतंत्रता के युद्धों के दौरान ओल्ड दुश्मन अंग्रेजी के साथ क्षति की एक निरंतर श्रृंखला से बच गया, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। रॉयल माइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महल तक यात्रा करने वाले रॉयल्टी का मार्ग है। यह सच है, लेकिन कुछ हालांकि अच्छे इरादों के साथ नहीं आ रहे थे। दीवारों ने अंग्रेज़ों के हाथों घेराबंदी के बाद घेराबंदी की है और महल के नेतृत्व में लगभग कई बार हाथ बदल दिए हैं। 1296 में 3 दिन की घेराबंदी के बाद स्कॉट से महल पर कब्जा करने वाला पहला एडवर्ड था, लेकिन फिर 1307 में राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजी गढ़ कमज़ोर हो गया और सर थॉमस रैंडोल्फ अर्ल ऑफ मोरे ने रॉबर्ट द ब्रूस की ओर से अभिनय प्रसिद्ध रूप से इसे 1314 में पुनः प्राप्त किया। उनका अंधेरे की आड़ में एक आश्चर्यजनक हमला था, केवल 30 पुरुषों द्वारा, जिन्होंने उत्तरी चट्टानों को बढ़ाया। 20 साल बाद इसे अंग्रेज़ों ने वापस ले लिया था, लेकिन उसके 7 साल बाद ही स्कॉटिश नोबलमैन और शूरवीर सर विलियम डगलस ने व्यापारियों के रूप में प्रच्छन्न अपने आदमियों द्वारा एक आश्चर्यजनक हमले के साथ इसे वापस लेने का दावा किया।
डेविड का टॉवर 1370 में डेविड द्वितीय द्वारा निर्मित रॉबर्ट द ब्रूस का बेटा, जो इंग्लैंड में कैद में 10 साल बाद स्कॉटलैंड लौटा आया था, को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तबाही के बाद महल के पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में बनाया गया था। यह उस समय की एक इमारत के लिए बहुत बड़ा था, 3 मंजिला ऊंची और महल के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था, इसलिए किसी भी लड़ाई के हमले और बचाव के बीच की बाधा थी। ये लैंग घेराबंदी थी जो इस मीनार के पतन का कारण बनी। साल भर की लड़ाई तब शुरू हुई जब स्कॉट्स की कैथोलिक मेरी क्वीन ने जेम्स हेपबर्न बोथवेल के अर्ल से शादी की और स्कॉटलैंड के रईसों के बीच संघ के खिलाफ विद्रोह की लहर उठी। मैरी को अंततः इंग्लैंड भागने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन अभी भी वफादार समर्थक थे जो एडिनबर्ग में बने रहे, उनके लिए महल पकड़े और सिंहासन के लिए उनके दावे का समर्थन किया। सबसे उल्लेखनीय में से एक कैसल के गवर्नर सर विलियम किर्ककैल्डी थे। उन्होंने लैंग घेराबंदी के खिलाफ 1 वर्ष के लिए महल को तब तक रोके रखा जब तक कि डेविड के टॉवर को नष्ट नहीं कर दिया गया, जिससे महल को केवल और केवल पानी की आपूर्ति बंद हो गई। आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होने से पहले निवासियों ने इन परिस्थितियों में केवल कुछ दिनों का प्रबंधन किया। टॉवर को हाफ मून बैटरी से बदल दिया गया था, जो आज भी मौजूद है। जेम्स हेपबर्न से शादी करने के पहले मैरी ने जेम्स 6 को जन्म दिया। 1566 में अपने पिछले पति लॉर्ड डॉर्नली को, जो यूनियन ऑफ द क्राउन में इंग्लैंड के जेम्स भी बने। ये तब था जब स्कॉटिश अदालत एडिनबर्ग से लंदन के लिए रवाना हुई, जिसने महल को केवल एक सैन्य समारोह के साथ छोड़ दिया। स्कॉट्स के राजा के रूप में अपने राज्याभिषेक से पहले 1633 में महल में रहने वाले अंतिम सम्राट चार्ल्स थे, लेकिन यह भी आने वाले वर्षों में महल की दीवारों को और बमबारी से नहीं बचा सका। 18वीं शताब्दी में जैकोबाइट विद्रोहों ने बहुत अशांति पैदा की। जैकोबिटिज्म इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में स्टुअर्ट सम्राटों को उनके सिंहासन पर बहाल करने के लिए लड़ने वाला राजनीतिक आंदोलन था। एडिनबर्ग में इसे स्कॉटलैंड के जेम्स 7 और इंग्लैंड के 2 को वापस करना था। 1715 के विद्रोह ने जैकोबाइट्स को नाटकीय रूप से उसी शैली में महल का दावा करने के करीब आते देखा जो रॉबर्ट ब्रूस के पुरुषों ने 400 साल पहले किया था, उत्तर की ओर की चट्टानों को स्केल करके। 1745 के विद्रोह में होलीरूड पैलेस, महल के रॉयल माइल के विपरीत छोर पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन महल अखंड बना रहा। इसके बाद से एडिनबर्ग कैसल में ऐसी कार्रवाई नहीं देखी गई है। महल अब एक सैन्य स्टेशन के रूप में काम करता है और स्कॉटिश राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का घर है। यह प्रसिद्ध एडिनबर्ग मिलिट्री टैटू का भी मेज़बान है। 1996 में वेस्टमिंस्टर से स्कॉटलैंड लौटने के बाद से क्राउन जेवेल्स स्कॉटलैंड के सम्मान और स्टोन ऑफ डेस्टिनी का भी घर है। एडिनबर्ग कैसल के भूत स्कॉटलैंड में सबसे प्रेतवादी जगह के रूप में जाना जाता है। एडिनबर्ग कैसल में भूतों और असामान्य गतिविधियों के सैकड़ों साल पुराने होने की खबर है। आगंतुकों और कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा हजारों दावे किए गए हैं, जिनमें भूत प्रेत, छुआ और खींचा जाना, देखे जाने की अनुभूति, छायादार आकृतियां, धुंध, हरी बत्तियां, अचानक तापमान में गिरावट और लोग अचानक भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं। सबसे आम अनुभव है भूतों को देखना। एक चमड़े के एप्रन में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा गया, साथ ही एक छोटे से बिना सिर वाले ड्रमर लड़के और ग्रे लेडी जेनेट डगलस, लेडी ऑफ ग्लैमिस को भी देखा गया है। अन्य रिपोर्टों में महल के काल कोठरी में एक पोल्टरजिस्ट और महल के कुत्ते कब्रिस्तान में भूत कुत्तों की एक नियमित दृष्टि शामिल है। सबसे उल्लेखनीय ग्रेफियर्स बॉबी है, छोटा ढोलकिया लड़का। छोटे ड्रमर लड़के की किंवदंती 1650 में वापस चली जाती है, जब उसके बिना सिर वाले भूत को लड़ाई के साथ एक पुरानी स्कॉटिश युद्ध धुन बजाते हुए देखा गया था। उसकी आत्मा तब प्रकट हुई जब ओलिवर क्रॉमवेल के आदमी महल की घेराबंदी कर रहे थे, इसलिए इस विश्वास को विश्वास दिलाते हुए कि महल पर हमला होने वाला, इस पर लड़का प्रकट होता है। कोई नहीं जानता कि यह प्रेत कौन हो सकता है, लेकिन आज रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने इस घटना को नहीं देखा है, क्योंकि एडिनबर्ग कैसल 1745 में जैकोबाइट विद्रोह के बाद से खतरे में नहीं रहा। मुरली वाला भूत कई शताब्दियों पहले रॉयल माइल के नीचे सुरंगों का एक गुप्त नेटवर्क खोजा गया था, जो महल से होलीरूड प्लेस की ओर जाता था। यह पता लगाने के लिए कि वे कहाँ जाते हैं, उस समय की बहादुर आत्माओं ने उनके लिए सुरंगों की खोज के लिए एक युवा पाइपर बॉय को भेजा। वह अपनी मशकबीन बजाने लगा और ऊपर के लोग उसकी आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगे। ध्वनि कुछ समय के लिए स्पष्ट थी, जब तक कि रॉयल माइल पर ट्रॉन क्रिक के पास बैकपाइप अचानक बंद नहीं हो गए। लड़के का पता लगाने के लिए कई खोज दलों को नीचे भेजा गया, लेकिन बेचारे पाइपर का कहीं पता नहीं चला। लड़के को लापता होने से परेशान होकर नगर परिषद ने आदेश दिया कि सुरंगों को सील कर दिया जाए, फिर कभी नहीं खोला जाए। उसके लापता होने के बाद से छोटे लड़के को रॉयल माइल के नीचे से बैकपाइप बजाते हुए सुना जा सकता है। आगंतुक आज भी इस घटना की रिपोर्ट करते हैं। द ग्रे लेडी, जेनेट डगलस, लेडी ऑफ ग्लैमिस। जेनेट की कहानी एक दुखद कहानी है। एक पारिवारिक झगड़े के बीच में फंसी उसे अंततः स्कॉटलैंड के राजा जेम्स वी द्वारा निष्पादित किया जाएगा। वह आर्किबाल्ड डगलस
एंगल्स के 6वें अर्ल का भाई था, जो राजा का सौतेला पिता था और जेम्स से बहुत नफरत करता था, और अच्छे कारण से उसने उसे एक युवा लड़के के रूप में कैद कर लिया। जेम्स ने आर्चीबाल्ड और पूरे डगलस परिवार के खिलाफ शिकायत की और 1537 में जेनेट को जेम्स और जादू टोना को जहर देने की कोशिश करने का दोषी ठहराया गया। हालांकि इस तरह के सबूत प्राप्त करना मुश्किल साबित हो रहा था, इसलिए जेम्स ने अपने नौकरों और दोस्तों को कब तक प्रताड़ित किया जब तक कि उन्हें उसे सबूत नहीं दिया। जेनेट को बाद में 17 जुलाई 1537 को एडिनबर्ग कैसल के बाहर दांव पर दोषी ठहराया गया और जला दिया गया। उसके छोटे बेटे को देखने के लिए मजबूर किया गया। रात में सुनाई देने वाला एक खोखली खटखट की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, जिसका श्रेय भूतिया कामगारों को दिया जाता है जिस पर वह जली हुई थी। लोगों ने काल कोठरी में छायादार आंकड़े और भूतिया आभूषण देखने का भी दावा किया है, जहां चुड़ैल लेडी जेनेट के नौकरों के साथ साथ युद्ध के कैदियों और दुश्मन जासूसों को प्रताड़ित किया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। क्या उन कहानियों की कोई वैज्ञानिक व्याख्या है? 2001 में एडिनबर्ग इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के हिस्से के रूप में डॉक्टर रिचर्ड वॉइसमैन ने 10 दिनों की अवधि में 240 स्वयंसेवकों के साथ एक प्रयोग किया। वह यह पता लगाना चाहता था कि क्या भूतों की कहानियों के पीछे कोई सच्चाई है। स्वयंसेवक दुनिया भर के आगंतुक थे, सावधानी से चुने गए ताकि उन्हें एडिनबर्ग कैसल से कथित अड्डा के बारे में कोई पूर्व ज्ञान ना हो। वो छोटे समूहों में महल के वॉल्टों, तहखानों और काल कोठरी के माध्यम से नेतृत्व कर रहे थे। कुछ कमरों में भूतिया चलने की पिछली रिपोर्टें थीं, जबकि अन्य लाल झुंड थे जो पौराणिक कथाओं से जुड़े नहीं थे। प्रयोग का परिणाम क्या था? स्वयंसेवकों ने तापमान में अचानक गिरावट, छायादार आकृतियों को देखे जाने की भावना, त्वचा पर जलन, चेहरे को छूने वाली एक अनदेखी उपस्थिति और किसी के अपने कपड़ों को खींचने की भावना की सूचना दी। डॉक्टर वाइसमैन ने इन बयानों की व्याख्या कैसे की? डॉक्टर वाइसमैन, जो नहीं सोचते थे कि भूत मौजूद है, ने तर्क दिया कि कई अनुभवों को अपरिचित अनावश्यक वातावरण में छोड़े जाने के लिए सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि बहुत ही पेचीदा था कि अधिकांश लोगों ने उन कमरों में असामान्य अनुभवों की सूचना दी जिनकी प्रेतवादित होने की प्रतिष्ठा थी। इसके बावजूद किसी भी स्वयंसेवक को इसका कोई पूर्व ज्ञान नहीं था। हालांकि अध्ययन के परिणाम अनिर्णायक थे। वे सुझाव देते हैं कि एडिनबर्ग कैसल की भूतिया कहानियाँ कल्पना से अधिक हो सकती हैं।